गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आनंद सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स डे 7 सीरीज़ लगभग पिछले 5-6 दिनों से चल रही है और आज इसका पार्ट 7 यानी डे 7 है। ठीक है, हम इस माध्यम से, इस स्पॉटिंग और कॉमन एरर सीरीज़ से माध्यम से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैब, अंडरस्टैंडिंग, इन सब सारी चीज़ों पे एक साथ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ, सेंटेंस कैसे बना है, यहाँ पे एरर क्या है और क्या करोगे आप सही हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ जो टफ वोकैब आते हैं उसको भी मैं उसका भी मीनिंग बताता हूँ, सेंटेंस की भी मीनिंग बताता हूँ, सेंटेंस क्या सेंस देना चाहता है। इस तरीके से जहाँ जहाँ इंग्लिश की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट इंग्लिश की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसा कि मैंने अपने तैयारी के दौरान फेस किया था, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं उसी तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब पे अपने इस चैनल पे लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम समय में आपको ज़्यादा मिले, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज जो है, जैसे नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, इस तरीके से वीडियो आप बनाइए। ठीक है, तो वो काम मैं करूँगा। फिलहाल मैं काम करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल ग्रामर पे, प्रैक्टिस सेशन पे काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसके माध्यम से आपके पूरे ग्रामर की जो कॉन्सेप्ट आपके हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, या आपके पूरे जो ग्रामर का सिलेबस है, जो टोटल कॉन्सेप्ट है, आपका रूल्स हैं, उनको मैं एक बार में इस स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स की श्रृंखला के माध्यम से पूरा रिवीजन करा देना चाहता हूं, जिसको कहते हैं क्विक रिवीजन। अभी तो ये डे 7 है, अभी कम से कम इस पर 100 वीडियो लगभग इस पर आएंगी, जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि आपका स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स लगभग कवर हो चुका है, या एग्ज़ाम में वो सब सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तब तक मैं इसको कराता रहूँगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व्ड, इस पे मैं काम करूँगा। यदि समय मिला तो हम चैप्टर वाइज वीडियो भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रामर नहीं है, ये ग्रामर ही तो है। बस ये है कि जिनकी ग्रामर जिनको नहीं पता है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जिनको ग्रामर पता है उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और जो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूँ। फिलहाल जिनकी ग्रामर सही नहीं है वो प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, किसी से सहारा लें और अपने ग्रामर को थोड़ा मजबूत करें। बाकी तो मैं हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो कुछ डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अब बस इतना ही, समय को बर्बाद न करते हुए अब हम स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस about career, he or she will consult the careers officers, no error। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी कार्य करेंगे। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये देखिए आप कि यहाँ पे मैंने बताया था, आपको एक रूल याद होगा, पिछले वीडियो में ये रूल पढ़ा हुआ है, मैंने बताया भी था, और जाके देख ले मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में, मेरी सारी वीडियोस हैं, जो 6-7 वीडियो हैं वो हैं, उनको आप देखें ऑर्डर बाय ऑर्डर, आपको रूल याद आ जाएगा। फिलहाल नहीं पता है या नहीं जानते तो अब समझ लीजिए। मैंने एक रूल बोला था आपसे कि यदि 2 घटनाएँ हों, फ्यूचर की 2 घटनाएँ हों और उसमें फ्यूचर की 2 घटनाएं हों, तो उसका जो कंडीशनल क्लास होता है, कंडीशनल क्लास जो शुरू होता है किससे, कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, जैसे इफ़ से, अनलेस से, अनटिल से, व्हेन से, बिफोर से, इनसे शुरू होता है जो क्लाउज, वो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो उसका मेन क्लाउज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, मीन्स सिंपल फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि ये जो है इफ़ के साथ हुआ कंडीशन बता रहा है। यदि ये कंडीशन बता रहा है और कंडीशन के बाद
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है वो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अ स्टूडेंट सिंगुलर है और नीड्स जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब है, नीड्स यहाँ पे वर्ब है और अ स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और साथ में सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, यदि वर्ब में आप एस या ई एस ऐड कर देते हो वो हो जाता है सिंगुलर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। इसका मतलब हो गया क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्लाउज यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। दूसरा क्लाउज ही और सी, वह लड़के या लड़की के लिए ही और सी कह रहा है, सब्जेक्ट को इसमें आप एक मान लो, तो उसके अनुसार आपका विल लगा हुआ है। ठीक है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट ये फ्यूचर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती यहाँ पे है, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे लिख लीजिए आप कि एडवाइसेस, पहली चीज़ है एडवाइस को हम एज ए अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट करते हैं जब एडवाइसेस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइसेस होता है, उसको मैं क्लियर करता हूँ अभी। एडवाइस पहले यहाँ पे एडवाइसेस नहीं होगा क्योंकि एडवाइसेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडवाइसेस को दोनों को। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। जब ये सलाह होता है, परामर्श होता है, और इसका मतलब होता है सूचना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा आप यहां समझिए कि यहां पे आपको एडवाइस की जरूरत है कि सूचना की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, सूचना की जरूरत है। आप यहां पे पहली चीज है इफ द स्टूडेंट नीड एडवाइस अबाउट करियर। ठीक है, यदि स्टूडेंट को ज़रूरत होगी किसकी, करियर के बारे में सलाह लेने की ज़रूरत होगी, यदि स्टूडेंट को करियर के बारे में सलाह लेने की ज़रूरत होगी तो ही और सी वह मिलेंगे किससे, वह कंसल्ट करेंगे किससे, करियर ऑफिसर से करेंगे, सलाह करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाले, यहाँ पे सूचना का तो सेंस जा नहीं रहा है, मतलब सलाह लेना पड़ेगा ना, करियर ऑफिसर से क्या लेना पड़ेगा, सलाह लोगे आप, तो यहाँ पे आप एडवाइस दोगे। तो यहाँ पे आपका एडवाइसेस ना होके यहाँ पे हो जाएगा ADVICE, एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस मतलब हो जाएगा सलाह, और एडवाइसेस जब आप कर दोगे इसका मतलब हो जाता है सूचना और इंफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विथ अ नेक्ड आई। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो फ्रेज होगा, करेक्ट फ्रेज होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी में एरर है। ये इसका सही क्या होगा, इसका जो सही तरीका होगा सही करने का, विथ अ की जगह यहाँ पे अ की जगह पे आप द कर दो, क्योंकि जो फ्रेज होता है विथ द नेक्ड आई मतलब खुली आंख से, बिना चश्मे के। ठीक है, इसका मतलब होता है बिना चश्मे के। ठीक है, विथ अ नेक्ड आई। क्लियर है, अब इसके मतलब को समझते हैं, क्या होता है विद द नेक्ड आई। अब मतलब इसका समझते हैं, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट बन रहा है। पहली चीज़ अ सेल सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव से पहले क्या लगा है, आर्टिकल द का यूज होता है। एक एक चीज़ को समझते जाइए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, इसलिए सीन हो गया है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैन नॉट, हालांकि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका सीन का यूज होता है थर्ड फॉर्म। एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे कहा गया अ सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, कोशिका जिसको बोलते हैं, वो छोटा, सबसे छोटा है, पहचानने योग्य यूनिट है जिंदगी की। सेल जो है सबसे छोटा जिंदगी की पहचानने योग्य यूनिट है। एंड कैन नॉट बी, और उसको नहीं देखा जा सकता है, विदाउट अ नेक्ड आई मतलब बिना चश्मे के, खुली आंखों के द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता है, मतलब बिना चश्मे के। विथ नेक्ड आई मतलब बिना चश्मे के, खुली आंखों द्वारा
उसको नहीं देखा जा सकता खुली आंखों द्वारा विद अ नेक्ड आई। ठीक है, ये क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नो एरर। इसमें बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर से है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अक्सर आप पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, मैं तो अक्सर हिंदू एडिटोरियल में ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें मिल ही जाते हैं। ठीक है, मैं उसमें अक्सर देखता हूँ, तो उसी पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन को आप डिस्कस करें, देखें, समझें, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पार्ट है वो पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में लास्ट की जगह हो जाएगा लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। अब पहली चीज यहाँ पे पहले समझते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है लेटर, यहाँ पे मैं इसको, हाँ यहाँ पे LATTER होगा, लास्ट की जगह पे ये लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज समझते हैं, लेटर और फॉर्मर। फार्मर नहीं, फॉर्मर। ठीक है, लेटर का यूज कब होता है, और एक एडजेक्टिव है, लेटर का यूज क्या होता है, लेटर का यूज कब होता है, लेटर मतलब होता है बाद में, और फार्मर मतलब होता है पहले। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, दो लोगों के लिए, दो लोगों के बीच में, मतलब ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है। लेटर मतलब बाद में, मतलब दूसरा, और फार्मर मतलब पहला। ठीक है, सॉरी, ठीक है, लेटर मतलब बाद में, फार्मर मतलब पहला, ओनली टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, मतलब दूसरा, फार्मर मतलब पहला। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे लेटर क्यों आया है, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। अब यहीं पे आप एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट का, इसको भी आप नोट कर लीजिए, लास्ट और फर्स्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम, और फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला। ये किसके लिए होता है, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, मोर देन पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है टू प्रिंसिपल्स, मतलब दो सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत की बात किया गया कि नहीं, यहाँ देखिए ओनली टू पर्सन और थिंग्स है, दो के लिए, तो लेटर और फार्मर का यूज होगा। तो यहाँ जो लास्ट दिया है, लास्ट किसके लिए यूज होता है, अंतिम में, अंतिम के लिए, मतलब बाद के लिए। तो बाद के सेंस में आप लेटर दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए लेटर का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो सिद्धांत की बात कह रहा है, दो सिद्धांत यहाँ क्लियर हो रहा है, इससे दो सिद्धांत की बात है, इसलिए यहाँ पे लेटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी मैं इसका भी यूज करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको भी क्लियर करूंगा, लास्ट और फर्स्ट का आप यूज कैसे करोगे। फिलहाल लेटर और फार्मर को देखें। ठीक है, अब जरा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब यहां पे समझिए आप, अब यहां पे ये आपके दो प्रिंसिपल हैं, ये और ये दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स में दो सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसमें लेटर कौन सा होगा, ये वाला लेटर होगा, और ये वाला क्या होगा, फॉर्मर होगा, और ये होगा आपका लेटर होगा। मतलब
ये फार्मर और ये लेटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, आपको पता है ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांतों में से ही पुट फॉरवर्ड, जो सामने रखा गया, ही पुट फॉरवर्ड, जो उसने आगे रखा, द लेटर वन, मतलब क्या है लेटर वन, मतलब क्या, जो बाद वाला है, दो हैं उसमें से बाद वाला जो है वाज द मोर डिफिकल्ट, कठिन था टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लेटर और फार्मर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट और फर्स्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यदि नहीं नोट किए होंगे तो लास्ट में वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। बट द फेस, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कहा गया है मीरा, सीमा एंड गीता आर फ्रेंड्स। क्या हैं? ये तीन दोस्त हैं, ये तीन दोस्त हैं, एक दो तीन दोस्त हैं। अब दोस्त ज़्यादा हुए कि नहीं? तीन हो गए ना, तीन हो गए, दोस्त ज़्यादा हो गए, तीन हैं, मीरा है, सीमा है, गीता है। ठीक, अब कहा गया है ये हो गया मीरा और ये हो गया सीमा और ये हो गई गीता। ठीक है, अब कहा गया है बट द, लेकिन क्या है, द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट, लेकिन फर्स्ट जो है क्या है, वो लास्ट वाली से अच्छी है। मतलब फर्स्ट इसमें क्या हो गया, फर्स्ट का मतलब मीरा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, द का प्रयोग हो गया है। ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है, फर्स्ट, ये फर्स्ट मीरा को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पहली है बेटर देन द लास्ट, गीता से अच्छी। कहने का मतलब होगा मीरा जो है गीता से अच्छी है, फर्स्ट हो गया मीरा, लास्ट हो गई गीता। समझ में आ गया? यहाँ पे तीन लोग हैं, मीरा, गीता, सीमा, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का यूज होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो को फिर से देखें, और फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, बताएं, तो मैं इस पर फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा इसमें सॉरी एक चीज़ और बताना है, यहाँ पे मत समझिएगा, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो होता है सिद्धांत होता है, क्या, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और PRINCIPAL जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है प्रधान अध्यापक। ठीक है, तो इसको आप डाउट में मत रहिएगा, यहाँ सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। ठीक है, नो एरर। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक, यहां पे डिस्कस करते हैं पहली चीज कि यहां पे आपका एरर पार्ट सी में है। क्यों है? यहां पे डू नॉट का यूज नहीं होगा। रीजन क्या है? अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं, अनलेस अनटिल मतलब जब तक नहीं, अनलेस अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। एक बार फिर, अनलेस अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये अपने साथ निगेटिव वर्ड साथ नहीं लेता है,
जैसे नो, नेवर, नॉट, नथिंग, इस टाइप का नेगेटिव वर्ड ये अपने साथ नहीं लेते हैं। जब भी आपको किसी भी क्लाउज में, जब भी किसी भी सेंटेंस में अनलेस के साथ कोई नेगेटिव वर्ड मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ सेंटेंस में एरर है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखते ही आप ये समझ जाना अनलेस के साथ नॉट का यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ पे सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अनलेस खुद एक निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड फिर आप दोगे तो आप पता है मैथ में एक रूल होता है, प्लस प्लस मिलके सॉरी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस, अनलेस मतलब नहीं और नॉट मतलब नहीं, नहीं निगेटिव मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब सकारात्मक वाक्य हो जाता है, अफर्मेटिव वाक्य हो जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते हो और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए यहाँ पे हम जो इसके मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अर्थ निकाल के देखते हैं, अर्थ का अनर्थ कैसे निकलता है। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करें। ठीक है, यू कैन नॉट डिमांड मतलब आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते हो ऑल योर आर्टिकल्स, अपने सभी वस्तुओं की। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, एक होता है आर्टिकल, वो उस आर्टिकल का मतलब होता है जो आप लोग पढ़ते हो, उसका मतलब होता है निबंध, लेख, आपका जो संविधान धारा होता है उस तरीके से उसका आर्टिकल का मतलब होता है। और यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब है सामग्री, आर्टिकल्स मतलब सामग्री। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया यू कैन नॉट डिमांड, आप नहीं क्या कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते हो, मांग नहीं कर सकते हो ऑल योर आर्टिकल्स, अपने सारी सामग्री का। अब अनलेस यू डू नॉट गिव, जब तक, अब नहीं तो नहीं कट जाएगा, नॉट है यहाँ पे, जब तक नहीं तो नहीं कट गया, जब तक एडवांस नोटिस दोगे, गिव एडवांस नोटिस, जब तक एडवांस नोटिस दोगे। अब मतलब जरा समझिए, अच्छा लग रहा है, यू कैन नॉट डिमांड, आप जो है मांग नहीं कर सकते अपने सभी वस्तुओं का जब तक एडवांस नोटिस दोगे, जब तक एडवांस नोटिस दोगे, सही नहीं है ना, जब तक एडवांस नोटिस नहीं दोगे तब तक तुम मांग नहीं कर सकते हो। तो जब तक नहीं दोगे एडवांस नोटिस तो अनलेस करो, अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। क्लियर हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आ गया कि आपको पता होता है जब अनलेस के साथ कोई कंडीशन बताता है तो ये सेंटेंस किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, उसके अनुसार गिव हो गया, ये हो गया। यहाँ पे या तो आप फ्यूचर का प्रयोग करो या तो मॉडल वर्ब का प्रयोग करो। ठीक है, क्लियर हुआ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हु नो एवरीथिंग इन दिस मैटर, और पार्ट डी है नो एरर। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो एरर है वो इसके पार्ट ए में एरर है। यहाँ पे पार्ट ए में क्या एरर है, यहाँ पे दोज के बदले यहाँ पे हो जाएगा द। ठीक है, दोज हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हमको आर्टिकल देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, या पीपल लगा हुआ है, या नाउन है, और यह प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे जो फ्यू लगा है वो है एडजेक्टिव है, और नाउन अपने बाद आर्टिकल लेता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे फ्यू का मतलब, दोज फ्यू नहीं होता है। फ्यू का तीन सेंस है, एक होता है फ्यू जो नेगेटिव सेंस देता है, मतलब कुछ भी नहीं, और फ्यू मतलब होता है थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब बचा है, मतलब होता है जितने लोग बचे हुए हैं उसमें से सब। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपुल, मतलब जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, निश्चित व्यक्ति, जो लोग बचे हुए हैं, मतलब जितने जाने थे चले गए, और जाने के बाद जितने लोग बचे हैं, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, मतलब उन कुछ लोगों में से जो बचे हैं उनमें से वह क्या है, वह इनमें से वह हु नो एवरीथिंग,
जो सब कुछ जानता है इन दिस मैटर, इस मैटर के बारे में, इस विषय के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज कि यहाँ पे कुछ लोगों का सेंस आ रहा है, जो लोग बचे हैं, मतलब कुछ लोग, जो लोग जाने के बाद जो लोग बचे हैं, जो विशेष लोग बचे हैं, उनमें से वह, ही इज वन ऑफ द पीपुल, वन ऑफ द फ्यू पीपुल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का कॉन्सेप्ट आएगा। फ्यू के साथ दोज का यूज नहीं होता है। रीजन क्या है, यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है, इसलिए यहाँ पे द लगाओगे आप। ठीक है, वन ऑफ द, मैंने एक सेंस और बोला था, एक चीज, एक रूल और याद करिए, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, इनके साथ क्या होता है, जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। अब यहाँ पे समझिए, ये तो आपका फ्रेज हो गया एक तरीके से, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, इस तरीके से ईच ऑफ द। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया आपका, एक फ्रेज हो गया ये। और उसके बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये पीपल, पीपल मतलब लोग, लोग तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो ये नाउन जो है किस में है, प्लूरल में है। आप चाहे तो इस तरीके से याद कर लीजिए, या दूसरे तरीके से इसलिए ऐसे याद करिए कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है। द फ्यू का मतलब जो लोग बचे हैं, जो लोग जाने के बाद जो लोग बचे हैं, जो विशेष लोग बचे हैं, उनमें से कुछ की बात कर रहा है, उनमें से वह की बात कर रहा है, उनमें से वह क्या है, वो सब कुछ जानता है इन दिस मैटर। इसका मतलब समझने का प्रयास करें, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपुल, जो लोग बचे हुए हैं उनमें से वह क्या है, वह हु नो, जो सब कुछ जानता है इन दिस मैटर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के सामने आया, जैसा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एरर कराना काम नहीं है कि मैंने एरर लिया, एरर बताया और निकल गया, ये नहीं। इसमें रिलेटेड जितने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आगे इसमें डिस्कस करने वाली बात ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, यहाँ पे हु जो है एज रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, और हु जो रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो अपने पहले आए हुए नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, पीपल हु नो एवरीथिंग इन दिस मैटर। ठीक है, जो इन दिस मैटर में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नो है, ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, ये वर्ब आपका हो गया प्लूरल, ये वर्ब आपका है प्लूरल। रीजन क्या है, मैंने अभी इससे पहले बताया है कि वर्ब में अगर एस या एस लग जाता है तो सिंगुलर ट्रीट करता है। यहाँ पे एस या एस नहीं लगा है, इसलिए वर्ब हो गया आपका प्लूरल, और ये प्लूरल वर्ब है तो ये नाउन भी तो प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब आता है। हमेशा याद रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है उसके पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है, इसलिए यहाँ पे नो हुआ। अब यहाँ पे हुआ सेंटेंस ये सही। ठीक है, करेक्ट। ओके, चलते हैं आगे। नंबर 6। ठीक है, हार्डली हैड आई इंटर्ड द एयरपोर्ट देन आई मीट माई फ्रेंड, नो एरर। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं। आइए डिस्कस करते हैं 6 क्वेश्चन। आप पहली चीज हार्डली को देखते हुए तुरंत आप देखा करिए हार्डली के साथ आपका व्हेन आया है कि नहीं। इसके पार्ट सी में एरर है, व्हेन होगा यूज, व्हेन लगा दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा। जब भी आप पहली चीज आपको देखने का प्रयास करें कि हार्डली के साथ दो चीज आप देखिए, जब सेंटेंस हार्डली से शुरू हुआ है तो उसके साथ जो अगला क्लाउज है उससे पहले व्हेन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे तो देन का प्रयोग हो गया, देन का प्रयोग जब हो गया तो इसका मतलब क्या है, गलत है। हार्डली के साथ आपका व्हेन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसे समझ लीजिए। दूसरी चीज आप ये देखिएगा, हार्डली के साथ इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखते हो, ऐसे लिखोगे आई हैड, लिखते हो ना आई हैड, नॉर्मल लिखोगे आई हैड अ कार, ठीक है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लिखते हो आई हैड, लिखते हो ना, आई हैड लिखोगे, आई हैड लिखोगे। लेकिन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले आप वर्ब को रखोगे। अब यहाँ पे हैड क्या है, हैड यहाँ पे वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब है हैड, और आई एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, तो क्या सब्जेक्ट से पहले हैड नहीं रखा हुआ है, हैड लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखने की क्रिया को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको इन्वर्जन का यूज हुआ है कि नहीं। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हार्डली आई हैड करके दे देगा, ठीक है। याद रखिए हार्डली आई हैड नहीं होगा, हार्डली ऐड हाई होगा, यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग करना है। एक रूल यहाँ ये देखना है। सेकेंड आपको ये देखना है हार्डली के साथ आपका व्हेन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देन का प्रयोग था, इसलिए यहाँ पे हमने व्हेन करके सेंटेंस को सही कर दिया, ठीक है। अब इसके सेंटेंस को हम समझते हैं, इसके मतलब को समझते हैं, ठीक है। हार्डली हैड आई इंटर्ड द एयरपोर्ट, मैं मुश्किल से एयरपोर्ट में प्रवेश किया ही था, ठीक है। त्यों ही आई मीट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैंने प्रवेश किया ही था कि मैं क्या किया, अपने मित्र से मिला, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मुझे इस पे और याद आ रहा है, देन का प्रयोग कब होता है, देन का भी प्रयोग होता है। आप समझिए कि जैसे हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, वैसे ही नो सूनर, यहाँ पे याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ, नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होता है, देन का। नो सूनर से प्रयोग हुआ, देन का। अब यहाँ पे यदि हार्डली के जगह पे रहता नो सूनर, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, तो अगर यहाँ हार्डली की जगह रहता नो सूनर, तो यहाँ पे देन बिल्कुल सही होता, ठीक है। और हार्डली का नो सूनर देन का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। जैसे आप सेंटेंस को लिखते, यहाँ पे नो सूनर करते, नो सूनर हैड आई इंटर्ड द एयरपोर्ट, ज्यों ही मैंने क्या किया, एयरपोर्ट में प्रवेश किया, एयरपोर्ट में प्रवेश किया, देन आई मीट, देन हो जाएगा माई मीट, त्यों ही मैं अपने किससे मिला, अपने मित्र से मिला, ठीक है। तो याद रखिए हार्डली, व्हेन, नो सूनर, देन, और दोनों में इन्वर्जन का प्रयोग होगा, दोनों में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। यदि नो सूनर से भी सेंटेंस शुरू होगा तो भी आपको यहाँ पे इन्वर्जन देना है, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम एनिमल्स इंक्लूडिंग मेन आर ओमनिवोरस एंड एट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स, अदर्स आर ईदर कार्निवोरस आर हर्बीवोरस, नो एरर। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सॉल्व करें आप। ठीक है, आइए पे जो 8 है, पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे जो एरर है 8 के जगह पे हो जाएगा ईट हो जाएगा। क्या ईट, EAT, ईट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी सेंटेंस का अर्थ या मीनिंग, जब कोई सेंटेंस क्या हो, जब कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहा हो, मतलब सर्वव्यापी सत्य के बारे में बता रहा हो, या इटर्नल ट्रूथ के बारे में बता रहा हो, या सर्वविदित सत्य के बारे में बता रहा हो, मतलब जिसको सारा ब्रह्मांड मानता है, या जिसको सारा विश्व मानता है, जिसको सारे लोग मानते हैं, अगर सेंटेंस का सेंस ऐसा है या सेंटेंस ऐसा कहना चाहता है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे आप बोलते हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप बोलते हो, ठीक है। मिल्क इज़ वाइट बोलते हो आप, क्योंकि ये इटर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से ये सेंटेंस जो है ये भी क्या है, इटर्नल ट्रूथ है। आइए इसके पहले सेंटेंस को समझते हैं, फिर हम लोग इसके ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ कहा गया है सम एनिमल इंक्लूडिंग मैन, मतलब कुछ जानवर इंक्लूडिंग मैन, आदमी को भी शामिल करते हुए। भाई आदमी भी तो जानवर हैं, आदमी भी जानवर हैं, सबसे बड़े वाले जानवर हैं, ठीक है, सबसे बुद्धिमान जानवर हैं, ठीक है। तो आदमी भी जानवर हैं, आप समझ लीजिए, सब जितने इस सृष्टि में हैं सब जानवर हैं, ठीक है। अब समझिए सम एनिमल, कुछ जानवर, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए किसको, आदमियों को भी शामिल करते हुए, आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब बेटा होता है आपका
सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब क्या? वन हु ईट एवरीथिंग, या वन हु ईट वेजिटेबल्स, वन हु ईट वेजिटेबल्स और मीट, जो मतलब शाक और मतलब जो सब्जियां और मांस दोनों खाते हों, मतलब उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, मतलब जो सब कुछ खाते हों। ठीक है, आदमी क्या हैं? वो हैं ओमनीवोरस, सब कुछ खाने वाले हैं, सर्वाहारी हैं। एंड ईट बोथ मीट एंड वेजिटेबल, और क्या खाते हैं? और क्या खाते हैं? जो मांस और वेजिटेबल दोनों खाते हैं। ठीक है, मतलब वन हु ईट बोथ एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, अदर्स, जबकि दूसरे क्या हो सकते हैं? आर, या तो कार्निवोरस हो सकते हैं या आर्बीवोरस हो सकते हैं। कार्निवोरस मतलब क्या होता है? फ्लेश और मीट खाने वाले, जो लोग मांस खाते हों, जो लोग मांसाहारी हों या फिर शाकाहारी हों। ठीक है, ये हो सकता है। मतलब सम एनिमल, कुछ जानवरों में इंक्लूडिंग मैन, आदमियों को शामिल करते हुए, ठीक है, ओमनीवोरस सर्वहारी हो सकते हैं, सर्वहारी होते हैं, एंड डेट खाते हैं, मीट और वेजिटेबल खाते हैं। जबकि दूसरे क्या हो सकते हैं? या तो कार्निवोरस हो सकते हैं, या तो मांसाहारी हो सकते हैं, या शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में सेंस जाएगा, होते हैं के सेंस में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 8 चूंकि क्या है? ईट, एट, इटेन। ठीक है, 8 सेकेंड फॉर्म है, पास्ट को शो कर रहा है, नहीं होगा, ईट होगा, ईट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो जरा, ये देखिए वर्ब का चक्कर देखिए। अब सम एनिमल, मेन, मेन के साथ जो वर्ब आया है, आर आया है, प्लूरल प्लूरल। अब ये यहाँ पे ईट किसके लिए आया है? ईट किसके लिए आया है? यहाँ पे प्लूरल है, ईट आया है सम एनिमल्स के लिए। सम एनिमल्स के लिए क्या आया है? ये जो वर्ब का यूज हुआ है सम एनिमल्स के लिए हुआ है। ठीक है, अब अदर्स के लिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो आर का आया है। सेंटेंस सही, जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब। सेंटेंस का ये रूल होता है, बेसिक रूल। अगर सब्जेक्ट है साथ में वर्ब है। ठीक है, क्लियर है? ये मेन के साथ वर्ब प्लूरल, आर आ गया, ये मैन का मेन होता है, प्लूरल प्लूरल। सम एनिमल्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यहाँ पे अदर्स का आर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 3 वर्ड आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद रखिए कि जो सब कुछ खाते हों, मतलब जो मांस भी खाते हों और जो सब्जी भी खाते हों। ठीक है, जो सर्वाहारी होते हैं, वन हु ईट मीट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनी मतलब होता है सर्व, जैसे ओमनीपोटेंट बोलते हो, मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। मतलब ओमनी जो प्रीफिक्स है वो यूज देता है सर्व का, सर्वाहारी। ठीक है, अब कार्नी का मतलब होता है क्या? कार्नी मतलब याद है, फ्लेश, मीट, मांस। तो कार्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस। हर्ब मतलब जड़ी बूटियाँ, आप समझते हो। हर्बल आप लोग देखते हो, हर्बल हर्ब्स से बनी हुई दवा है, ऐसा सुनते हो। हर्ब मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियाँ, पत्ती, साग, पत्ती उत्ती होता नहीं है हर्ब्स, तो शाकाहारी, शाकाहारी। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, 2 सब्जियां खाते हैं। ठीक है, जो पत्तियां खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर रेगुलर स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स डे 8 की श्रृंखला को लेके कल मैं फिर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो लगातार आएंगी, अभी बहुत व्यापक स्तर पे इस पे कार्य करना है हमें। ठीक है, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक आप एंजॉय करें। ठीक है, थैंक्स।